प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं और एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने के साथ साथ 30,000 करोड़ से भी ज़्यादा के जो प्रोजेक्ट हैं वो लोगों को समर्पित करेंगे। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी जब 2013 में प्रधानमंत्री बनने से पहले आए थे दौरे में, उस दौरान जो उन्होंने वादे और दावे किए थे, उन दावों और वादों पर जो अमल हुआ और उसके बाद जो हुआ, चाहे 370 को हटाना हो या बाकी चीज़ें हों, उसके बाद क्या नया प्लान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आने वाले 5 सालों के लिए, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। और दूसरी अहम चीज़ कि क्या वो चीज़ें जो हैं वो एक जम्मू कश्मीर की राजनीति पे भी असर डालेंगी। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ पीएमओ के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं। डॉक्टर साहब, 10 साल पहले 1 दिसंबर 2013 का वो दिन जब ललकार रैली हुई थी और उस वक्त प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया था, जो वादे किए थे, वो तो दिख रहे हैं, ग्राउंड पे हो गए हैं। क्या लगता है ये 10 सालों का जो सफ़र है उसने जम्मू कश्मीर की तस्वीर को कितना बदला है और कितने सेटिस्फाई आप या सरकार है? नहीं, जैसा आपने ठीक कहा कि ललकार रैली के बाद ही प्रधानमंत्री जी ने अपने चुनावी अभियान का प्रारंभ किया था प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में। तो वही वो बात ही इस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वो जम्मू कश्मीर को देते हैं। माता वैष्णो देवी माथा टेक करके उन्होंने अपना चुनावी अभियान प्रारंभ किया था और 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर को तो उन्होंने प्राथमिकता तब भी दी, बाद में भी दी, लेकिन जैसा आपने कहा कि जो उस समय कहा गया उसकी गारंटी तो पूरी हुई है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि उससे बढ़कर के बहुत से काम हुए जिनकी शायद कभी मांग ना थी या जिनका शायद उस समय उल्लेख ना था। उन्हें अनुच्छेद 370 तो 70 वर्षों से इंतज़ार कर रहा था। शायद परमात्मा को, विधाता को यही मंजूर था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उनके हाथों से ये पुण्य का कार्य हो और संविधान की एक कुताई का निवारण हो। वो तो उन्होंने करके दिखाया, लेकिन अनेकों ऐसे प्रोजेक्ट, ऐसी परियोजनाएं जिनका शायद कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि वो जम्मू कश्मीर में कभी संभव हो पाएंगी। जैसे पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क जम्मू कश्मीर में निर्माणित हुआ, नदी सुंदरीकरण को लेकर के देविका का प्रोजेक्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल। अब इन सब बातों की कभी कल्पना न थी और कभी लोगों के ख्वाबो ख्याल में, तसव्वुर में भी ना था। और क्षेत्रीय भेदभाव जिसकी अक्सर शिकायत रहा करती थी, ख़ासतौर से जम्मू संभाग में, वो जाता रहा। अब कहीं भी इस प्रकार की आपको शिकायत सुनने को नहीं मिलेगी। तो कहने का तात्पर्य ये कि धरती में जहाँ विकास का कार्य हुआ, जहाँ लोगों में खुशहाली का काम हुआ, रोज़गार के अनेकों नए प्रावधान, मोदी जी ने ये भी जागरूकता पैदा की कि रोज़गार का अर्थ केवल और केवल सरकारी नौकरी नहीं, अनेकों नए विकल्प आए। अरोमा मिशन का जन्म यहीं से हुआ, एग्रीटेक स्टार्टअप्स आए। उसके अतिरिक्त जो मानसिक दूरियां, जो एक बैरियर्स बन चुके थे, कुछ संविधानिक बाधाओं के कारण, कुछ अन्य बाधाओं के कारण वो जाते रहे। और मैं तो ये कहूँगा कि 10 वर्षों में एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये रही है कि जम्मू कश्मीर की पूरी तरह से मेन स्ट्रीमिंग हो गई, मुख्य धारा का हिस्सा बन करके हम मोदी जी के नेतृत्व की इस विकास यात्रा का हिस्सा बन गए। 10 साल में जो सबसे बड़ी चीज़ जो दिखती है ग्राउंड में, वो डेवलपमेंट के साथ साथ ये थी कि 370 हटाना, क्योंकि जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो पिछले कई सालों से, कई दशकों से कोशिश कर रहे थे, ये तो हुआ। मगर अब क्या इस 10 सालों के बदलाव को लगता है कि आने वाले चुनावों में इसका फ़ायदा बीजेपी को या सीधे तौर पर केंद्र सरकार को होगा? नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि जब हमारे जहन में ये बात आती है चुनाव को लेकर के कि चुनाव को देख करके हो रहा है, चाहे हम राजनीति से जुड़े लोग हैं, चाहे मीडिया से जुड़े लोग हैं, तो वो इसलिए कि 50-60 वर्ष हमारी कंडीशनिंग उस तरह से होती रही। जो तत्कालीन सरकारें रहीं, कांग्रेस की सरकारें रहीं, वो चुनाव को दृष्टि में रख करके हर निर्णय लेती थी, हर घोषणा करती थी। लेकिन मोदी जी ने वो कल्चर भी बदला इस देश में कि वोट की राजनीति से ऊपर उठ करके जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति की जाएगी। अब जहाँ साधनों का वितरण हुआ है, तो जितना जम्मू में उतना कश्मीर घाटी में, वो क्षेत्र जहाँ से शायद भारतीय जनता पार्टी को बहुत अधिक वोट की अपेक्षा नहीं रहती, वहाँ भी उतना ही विकास हुआ। और मोदी ने कहा था कि हम प्रत्येक क्षेत्र को उसके स्तर पर विकसित करेंगे। पूर्वोत्तर में मैं 7 वर्ष तक पूर्वोत्तर की जिम्मेवारी मेरे पास रही। कभी किसी सरकार ने उस तरह तवज्जो नहीं दी, क्योंकि वोट संख्या में, लोकसभा की संख्या में उसकी कोई अधिक भूमिका नहीं रहती। लेकिन आज
नॉर्थ ईस्ट को मोदी जी के डेवलपमेंट मॉडल का मिसाल के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। तो मुझे ये लगता है कि समय लगेगा हमें ये समझने में कि चुनाव हो कि ना हो, मोदी जी की कार्यशैली और उनकी प्राथमिकताओं की जो सोच है वो निरंतर जारी रहती है। इसमें एक निरंतरता है, इसमें चुनाव के साथ इसका कोई लेन देन नहीं। उसके बाद जनता के विवेक पर है। जनता ये समझती है कि हर बार हर अगले चुनाव में मोदी जी पहले चुनाव से अधिक बहुमत से वापस लौटते हैं। और मैं तो ये भी कहूँगा कि यदि चुनाव की ही बात की जाए तो अक्सर एक शब्दावली का उपयोग होता है एंटी इनकम्बेंसी। उन्होंने उसकी परिभाषा को भी बदल दिया, या एंटी इनकम्बेंसी के बजाय प्रो इनकम्बेंसी होता जा रहा है हर चुनाव के बाद। एक चीज़ जानना चाहूँगा, एम्स, क्योंकि आप खुद डॉक्टर रहे हैं, सर्विसेज आपने लोगों के लिए दी हैं, एम्स कितना ज़रूरी था? और जब ये चैलेंज था कि जम्मू में कि एम्स बनेगा कि कश्मीर में बनेगा, फिर उसके बाद 2 एम्स का यहाँ पे ऐलान करना, घोषणा करना, वो कितना कठिन था और कितना महत्वपूर्ण है एम्स का जम्मू में तैयार होना? एम्स का महत्व तो ही है, वो हम सब जानते हैं कहीं भी, लेकिन बड़ी उससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो बात आपने कही, ये भी मोदी जी की संवेदनशीलता जो जम्मू कश्मीर के प्रति है उसका एक प्रतीक है। मुझे नहीं लगता किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में एक भी एम्स है, और अन्य राज्यों में भी ज़्यादा से ज़्यादा एक एम्स हुआ करता था। ये मात्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ एक नहीं 2 एम्स हैं, और जाहिर है ये स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से भी और साथ ही साथ हर क्षेत्र को उसका अधिकार मिले उसका भी एक संकेत है। कल मोदी जी जब आएंगे तो वो कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनका उद्घाटन होगा, और कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका शिलान्यास करने जा रहे हैं? लगभग 30,000 करोड़ से अधिक, जैसे आपने बताया, उसमें कुछ तो सीधे सीधे केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, शिक्षा मंत्रालय से संबंधित हैं जैसे IIM, IIT इत्यादि, स्वास्थ्य मंत्रालय से जैसे एम्स, रेल मंत्रालय से जैसे श्रीनगर से संगलदान तक रेलगाड़ी का चलना, इसी प्रकार पेट्रोलियम मंत्रालय से एक जो डिपो का है, और कुछ ऐसे जो यूटी प्रशासन के ताल्लुक से हैं लेकिन उनका भी फंडिंग केंद्र की राशि से हुआ है। तो लगभग हर क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार का उपहार हमें मिलेगा। एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे, कश्मीर से कन्याकुमारी को रेल लिंक से जोड़ने का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो चल रहा है। संगलदान जुड़ जाने के बाद, और ख़ासतौर पे वो आपके क्षेत्र में भी आता है, रियासी, क्योंकि अब तो चलो कंस्टिट्यूंसी बदल गई मगर रियासी आपका वो है, क्या लगता है कब तक लोगों को जो है वो रेल लिंक जो है वो जुड़ जाएगा, और कितना फ़ायदा इससे ख़ासतौर पे कश्मीर में होगा? अब थोड़ा ही काम बचा है। जैसे आपने कहा कि वहाँ उस एंड से संगलदान तक रेलगाड़ी पहुँच गई, अब संगलदान को इसको रियासी के साथ जोड़ने का काम है, और वहीं पर वो पुल भी स्थित है जो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है। और जब ये जुड़ जाता है, मुझे लग रहा है कि जून जुलाई तक ये कार्य संपन्न हो जाना चाहिए, और एक ऐतिहासिक क्षण होगा वो। कश्मीर घाटी का शेष भारत के साथ रेल के माध्यम से जुड़ना, और आप पत्रकारों के लिए एक विश्लेषण का विषय रहेगा कि क्या कारण था कि क्यों कर 50 साल 1972 में रेलगाड़ी पहुंची थी जम्मू, 50 साल आगे काम क्यों नहीं बढ़ा। मोदी जी के आने के बाद ही कटरा के रेल स्टेशन का लोकार्पण हुआ, और फिर ये इस काम ने गति पकड़ी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.